तो इसमें हमारा तीनों जो इन्वेस्टिंग का स्टाइल है, तीनों स्टाइल में ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, कि कौन से इन्वेस्टिंग स्टाइल में किस किस फंडामेंटल मैट्रिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। सिंपल, ठीक है। सेक्टर रोटेशन में ठीक ठाक फंडामेंटल होना चाहिए क्योंकि वो बैड फेज से गुजर रहा है, एंड अगर बैड फेज में भी ठीक ठाक फंडामेंटल को मेंटेन किया है तो वो ऑब्वियसली अच्छा करने वाला है, ठीक है। और डिसेंट फंडामेंटल का क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा सा अगर मार्जिन डिक्लाइन है तो भी चलेगा, और अगर स्टेबल है तब तो बहुत बढ़िया। सेम प्रॉफिट्स और सेल्स, मतलब अगर प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है तो चलेगा, ठीक है, एंड अगर सेम है तो बहुत बढ़िया। अगर और सेल्स में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है तो चलेगा, और सेम है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ज़्यादा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, और डेट टू इक्विटी लो होना चाहिए, और प्रोमोटर सेलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर कोई स्टॉक अगर बैड फेज में है एंड उस फेज में अगर प्रोमोटर सेल कर रहा है या डेट ज़्यादा उस कंपनी पे, तो वो ज़्यादा रिस्क होता है उसमें नीचे जाने का, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोमोटर को ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो हो सकता है स्टॉक जो है ऊपर ना आए। तो इस रीजन से इन दोनों क्राइटेरिया को अगर हम लोग ध्यान दे देंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे स्टॉक्स नहीं होंगे जो एक बैड फेज से सिर्फ गुजर रहे होंगे टेम्पोरी, और वापस से फिर वो ऑल टाइम हाई लगाते हैं, एंड वो हमारा सक्सेसफुल सेक्टर रोटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग भी आता है, जो लार्ज कैप कंपनीज हम लोग बाई करते हैं, और निफ्टी 100 या निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, वो ऑब्वियसली अच्छे कंपनीज तो हैं ही, तो उसको तो करने का जरूरत नहीं है। बस उसमें ये देखना होता है कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट है या जो ईयरली प्रॉफिट है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है या नहीं। अगर है तो फिर वो क्या होगा, मीन रिवर्जन की वजह से धीरे धीरे जो स्टॉक का प्राइस है वो भी धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा, कोप अप कर लेगा, ठीक है, उसके प्रॉफिट्स के हिसाब से। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो इसमें क्या होता है, कोई स्टॉक हम लोग सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। अब खरीदने का क्या तरीका हम लोग डिस्कस किया, आपको पता होगा। आरएसआई हम लोग देखते हैं, डाइवर्जेंस, जिस स्टॉक में डाइवर्जेंस बनता है उसमें हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड उसमें ये सारी चीज़ें भी फुलफिल होनी चाहिए। प्लस उसमें चीप वैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। प्राइस करेक्शन होता है तभी कोई कोई कंपनी क्या होता है ना कि वो सस्ता नहीं होता, फिर भी वो 50-60 के पी पे ट्रेड करता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना हमको। एक चीप वैल्यूएशन, जैसे अभी एशियन पेंट हुआ था, बजाज फाइनेंस हुआ था, जब फॉलो हुआ था, तो अभी के टाइम पे टाटा मोटर एंड ऑल, मतलब बहुत सारे कंपनीज हैं जो चीप वैल्यूएशन पे ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो हमारा प्रायोरिटी होगा। एंड हम लोग लास्ट क्लास में 10-15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाए भी थे, वैल्यू इन्वेस्टिंग का स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड मल्टीबैगर में क्या डिफरेंस होता है कि मल्टीबैगर में हमारा फोकस जो है वो ग्रोथ होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी मल्टीबैगर तभी बनेगा जब उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा होगा, एंड उसको हम लोग एक डिसेंट वैल्यूएशन पे बाय करने का सोचते हैं। जनरली मल्टीबैगर जो होने वाले होते हैं वो जरूरी नहीं आपको बहुत सस्ते चीप वैल्यूएशन मिले, इसलिए हम चीप वैल्यूएशन नहीं लिखे हैं, गुड वैल्यूएशन लिखे हैं, मतलब एक ठीक ठाक वैल्यूएशन होना चाहिए, ना बहुत महंगा ना बहुत सस्ता, मीडियम वैल्यूएशन पे हम लोग बाई करेंगे। एंड उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग पता कर सकते हैं टीटीएम पीईजी से, मतलब जो वो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से क्या उसमें ग्रोथ आ रहा है, मतलब पीई क्या होता है, ठीक है, पी अपॉन ग्रोथ। तो जो भी उसका पी है, मान लीजिए 50 का पी है, और अगर हमारा ग्रोथ भी 60 का है, 70 का है, तो पीजी लेस देन 1 होगा, तो उसको हम लोग बहुत अच्छा कंपनी बोलेंगे, ठीक है, भले ही उसका 50-60 का पी है फिर भी। तो ऐसे कंपनीज को ग्रोथ के क्राइटेरिया में लेके और हम लोग मल्टीबैगर्स की तरफ देखते हैं। फिर उसमें ईपीएस ग्रोथ होना ही चाहिए, वो तो होगा ही, अगर हमारा टीटीएम पीजी अच्छा है तो ईपीएस ग्रोथ ऑब्वियसली होगा, सेल्स ग्रोथ भी ऑब्वियसली होगा, मार्जिन कंसिस्टेंट है या नहीं ये देखना पड़ेगा, लो डेट टू इक्विटी अगर है तो फिर ये और अच्छा हो जाएगा कंपनी, एंड इसमें प्रोमोटर सेलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है छोटे कंपनीज में बहुत ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाए और वो स्टॉक्स बहुत रैली कर रहे हैं, बट प्रोमोटर सेलिंग की वजह से वो एक पंप एंड डंप भी हो सकता है। इस रीजन से हमारा ये सारे मेट्रिक्स जो है वो कोई भी रिस्क को ये जो है मेट्रिक्स जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल तीनों हमारा इन्वेस्टिंग करने का तरीका है, और इनमें हम लोग फंडामेंटल इस तरीके से देखते हैं। अब एक चीज़ जब आप देखेंगे ना, मतलब तीनों में इन्वेस्टिंग आप लोग देखेंगे, ऐसे तो हम आपको इतनी सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है, देखेंगे आप अगर तो बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको, बट क्या है कि इसमें से हम लोग को सब कुछ यूज़ करना नहीं है, ठीक है, यूज़ हमको बहुत कम ही चीज़ें करनी है, बट ठीक है, पता होना चाहिए हम लोग को। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो हम लोग का क्या क्या यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमारा यूज़ हो रहा है सिर्फ पीईजी यूज़ हो रहा है, अगर हम बात करें तो ग्रोथ यूज़ हो रहा है, मतलब ईपीएस यूज़ हो रहा है, सेल्स यूज़ हो रहा है, मार्जिन यूज़ हो रहा है, डेट और प्रोमोटर सेलिंग, तो 4-5 चीज़ें हम लोग फंडामेंटल में सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी प्रॉफिट, मार्जिन, गुड बिजनेस, चलो ये ठीक है, वैल्यूएशन, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो मार्जिन, प्रॉफिट, सेल्स, डेट टू इक्विटी, प्रोमोटर सेलिंग और वैल्यूएशन, ठीक है। तो हमारा यही मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, वैल्यूएशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, पीजी हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा मार्जिन मार्जिन हो गया, ठीक है, और वैल्यूएशन हो गया, तो वैल्यूएशन तो हो गया था। तो हमारे पास जो मेजर फोकस करने वाली चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ 5 से 6 ही चीज़ें हैं, मतलब हमको सिर्फ 5 से 6 चीज़ में ही फोकस करना है, एंड हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हमको जानना ज़रूरी है इन सारे मैट्रिक्स के बारे में। बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ मैट्रिक्स है एक, उसके बाद हमारा रिटर्न एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स है। ये नाम याद रखने का जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बट सिर्फ जो हम लास्ट में बताया कि जो 5 से 6 चीज़ें हमको देखना है, बस उन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। डेट और रिस्क मैट्रिक्स है, कैश फ्लो का कुछ मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन का कुछ मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्हीं में से हमको एक जो है वो उठा के और यूज़ करना है। शेयर होल्डिंग मैट्रिक्स है, डिविडेंड है, ठीक है, बिजनेस क्वालिटी कैसे पता चलता है वो देखेंगे, ठीक है, किसी कंपनी में रेड फ्लैग्स कैसे पता कर सकते हैं वो देखेंगे, और जो एडिशनल चीज़ें हैं ये हम आपका एज अ होमवर्क रखने वाले हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मतलब इस पर आपको रिसर्च करना है, इसके बारे में समझना है, इसको एज इफ हम लोगों को यूज़ नहीं करना, ठीक है, बट इसका नॉलेज अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग एज अ होमवर्क यूज़ कीजिएगा। एंड हम लोग अच्छा, ये जितने भी टर्म्स हैं
सेल्स पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, कैश ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस, जितने भी हैं ये एक हार्डकोर जब इन्वेस्टिंग हम लोग करते हैं, जो लोग फंडामेंटल को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, टेक्निकल्स से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये मेट्रिक्स जो है वो बहुत काम के होते हैं, ठीक है। बट हम लोग को जानना ज़रूरी है, ये मेट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे EVA1 एबिटा बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर इसमें से हम बात करें तो ये दोनों जो वैल्यूज, ये दोनों जो मेट्रिक्स हैं, इंटरप्राइज वैल्यू और EVA अपॉन एबिटा, ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी कंपनी का एक वैल्यूएशन या किसी कंपनी को एज इन्वेस्टिंग करने के लिए अगर हमको देख रहे हैं तो, ठीक है। एंड ये दोनों मेट्रिक्स अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में हैं, अगर मतलब आप कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, सी हो गया और ये सारी चीज़ें, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का भी अगर एग्जाम देंगे तो इन दोनों जो टर्म्स का जो इंपॉर्टेंस है ना उसमें बहुत पूछा गया, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड बाकी जितने भी टर्म्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इसको एज अ होमवर्क लेके चलिएगा, हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बट आप लोग जान लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे सिंपल प्रॉफिट ग्रोथ में ये हम शॉर्ट में जो है वो लिख दिए हैं, क्योंकि मोटा मोटी सबको ये सारी चीज़ें पता ही हैं, बस हम लोग को एक्चुअल में कैसे लाइव मार्केट में यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे। तो रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, कि टोटल से जो बिजनेस ऑपरेशन है, मतलब कोई भी कंपनी बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उससे उसको डायरेक्ट सेल्स जितने आ रहे हैं उसको हम लोग सिंपल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है, तो रेवेन्यू ग्रोथ होता है कि जिस स्पीड से हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर हमारा आज सेल 10 रुपये का हुआ है, अगले साल 20 का हुआ है, तो रेवेन्यू हमारा 100% से बढ़ गया, ठीक है। एबिट क्या होता है, एबिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड ये प्रॉफिट जो है ना वो कोर बिजनेस होता है, जैसे बहुत जगह आप लोग देखेंगे फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, कोर बिजनेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनीज में जो प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कोई भी कंपनी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग प्रॉफिट्स देख सकते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, एंड एक होता है स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा चैट में? स्टैंड अलोन में सिर्फ उसी कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंसोलिडेटेड में सब्सिडरी को भी काउंट किया जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग अगर इस कंपनी का बात करें तो स्टैंड अलोन में हमारा प्रॉफिट समथिंग जैसे 1300 का सेल है, 1325 करोड़ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग याद रखते हैं 1300 1375 का है, और कंसोलिडेटेड में ऑलमोस्ट उतना ही है, मतलब ना के बराबर जो है वो चेंज आया, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में हमारा कोर, जैसे मान लीजिए जब ये बोल रहा है ना कि कोर बिजनेस, तो उसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए वायर बना रहा है तो वायर के बिजनेस से उसका जो प्रॉफिट आएगा, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो एक स्टैंड अलोन प्रॉफिट में दिखाएगा, ठीक है। बट वो कंपनी अगर सपोज कीजिए बहुत छोटे लेवल पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे कोई और भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसका डेटा हमको नहीं दिखेगा स्टैंड अलोन में। उसका डेटा अगर हम यहाँ से कंसोलिडेटेड में दिखेंगे तो उसका डेटा हमको कंसोलिडेटेड में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी कंपनी में अगर हम कंसोलिडेटेड डेटा देखते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इस रीजन से जब ये कोर बिजनेस यहाँ पे जब लिख रहा है इसका मतलब स्टैंड अलोन का बात कर रहा है, ठीक है। बट कंसोलिडेटेड हमको देखना होगा। तो एबिट जो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, वो कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम लोग एबिट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एबिटा आएगा, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। चलिए, मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो भी कोर बिजनेस है, ठीक है, उसमें हमको क्या मार्जिन निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन बोलेंगे। एंड उसी को हम लोग यहाँ पे ओपीएम बोलते हैं, ठीक है, ओपीएम परसेंटेज इसलिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट किसी कंपनी का मार्जिन चल रहा है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट मतलब एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट मेरा बचा उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि एक्सपेंसेस निकालने के बाद, सपोज कीजिए अगर हम डायरेक्ट एग्जांपल से आपको दिखा, तो यहाँ से सेल्स हमारा हुआ 1400 करोड़ का, एक्सपेंस हुआ 1338 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 74 करोड़ का, कितना 74। अब इसके बाद हम लोग सारी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, ठीक है, इन सबको हटाने के बाद 32 का आया, इसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। फिर टैक्स लगने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जब ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो 24 करोड़ है ना वो कितना मार्जिन है, सॉरी कितना परसेंट प्रॉफिट है सेल्स का, ठीक है, वो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है, समझ गए। तो नेट निकालने के लिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें निकालना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप जब ये एक फॉर्मल एग्जाम देंगे ना फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, ठीक है, कि नेट प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट में क्या डिप्रिशिएशन ऐड होता है क्या, इंटरेस्ट ऐड होता है क्या, ठीक है, टैक्स ऐड होता है क्या, ठीक है, एक्सपेंस ऐड होता है क्या। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस ऐड होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा टैक्स ऐड होता है ज़्यादातर, सॉरी टैक्स ऐड होता है जिससे हम लोग को नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आते रहती हैं, बहुत सिंपल सा ये जो है वो आंसर हमारा। अब ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब हमको यूज़ क्या करना है, हमको यूज़ करना है ईपीएस, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमको यूज़ करना है ना उसका हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है। या हम लोग चलो हम लोग बाद में लिख नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईपीएस हमारा यूज़ करना है, मतलब हम लोग इतने सारे मैट्रिक्स पढ़े हैं बट हमको यूज़ क्या करना है, हमको यूज़ करना है ईपीएस, ठीक है। ईपीएस ग्रोथ क्या होता है, जो भी मान लीजिए कि कोई कंपनी है उसका पर शेयर अर्निंग हो रहा है 5 रुपये 4 रुपये, ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पे वो कितने परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग सिंपल ईपीएस ग्रोथ बोलते हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं।
कि हम लोग इसी को यूज़ करने वाले हैं। मतलब दोनों में से हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ईपीएस देख रहे हैं तो एक तरीके से ईपीएस ग्रोथ ही तो देख रहे हैं, तो उसको हम लोग हटा भी सकते हैं, क्योंकि ईपीएस के वैल्यू से हमको क्या मतलब है, हमको तो ईपीएस के ग्रोथ से मतलब है ना, कि कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, तो बस हमको ये जो है वो काफ़ी है ईपीएस ग्रोथ। इसके अलावा जो रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू को हम लोग सेल्स बोलते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको भी स्टार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो पहले कॉलम में से हम लोग, सॉरी, पहले जो हमारा क्राइटेरिया उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं, रेवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ, बट पता सब कुछ होना चाहिए। अब रिटर्न एंड एफिशिएंसी मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने पैसे को किस तरीके से, मतलब कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, वो शो करता है, ठीक है। अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो ₹1 बनाने के लिए ₹100 यूज़ कर रहा है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ एक कंपनी है जो ₹1 बनाने के लिए ₹10 यूज़ कर रहा है, तो इफिशिएंटली कौन ज़्यादा काम कर रहा है अच्छे से? सेकंड कंपनी। तो हम लोग रिटर्न और एफिशिएंसी जो मैट्रिक्स है वो इन 2-3 चीज़ों से देख सकते हैं, आरओई से, आरओसी से, आरओए से, ठीक है। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस का क्या एफिशिएंसी है, वो पैसा बर्न तो नहीं कर रहा ना, मतलब एक रुपए कमाने के लिए अगर वो ₹1000 लगा रहा है, तो वो तो एक तरीके से पैसा बर्न कर रहा है ना, तो उसको हम लोग एक अच्छा बिज़नेस नहीं बोलेंगे, ठीक है? एक अच्छा बिज़नेस नहीं बोलेंगे। बट वहीं पे अगर कोई कंपनी बहुत कम पैसा यूज़ करके और पैसा बना ले रहा है, तो हम लोग उसको बहुत एफिशिएंट कंपनी बोलेंगे, एंड इसीलिए उसको हम लोग बहुत एक अच्छा कंपनी बोलेंगे, ठीक है? अब किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई 10% जो है वो तो होना ही चाहिए, ठीक है? मतलब अगर 10% हो, तो वो डिसेंट के क्राइटेरिया में आ जाता है। जिसका 20% है, 15% है, वो अच्छे के क्राइटेरिया में आ जाता है, ठीक है? तो हम लोग ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स हैं, वो बिज़नेस के क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट एज़ इफ हम लोग ज़्यादा जो है वो इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो कंपनीज़ फाइंड आउट करते हैं ना, उसमें ये अच्छे ही होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है? क्योंकि हमारा अदर मैट्रिक्स ऐसा है कि हम लोग आरओई और आरओसी जो है वो अच्छे ही हमको मिल जाते हैं, ठीक है? फिर इसमें याद रखना है, अगर आपका आरओसी, आरओई 15% से अबव है, तो वो बहुत अच्छे क्राइटेरिया में चला जाएगा, 10% से अबव हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो ये इसमें से हम सबको स्टार मार्क कर देना है, क्योंकि हमको एक नज़र यहाँ पे फेर लेना है, ठीक है? यहाँ पे जो है आरओसी और आरओई एक नज़र फेर लेना है, और यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, डिविडेंड फेस वैल्यू, ईपीएस, पीईजी, यहाँ पे जितनी चीज़ दिख रही है, एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड ईपीएस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्क्रीनर के वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आप लोग यहाँ से एडिट रेशियो करके और जो चीज़ें हम यहाँ पे डाले हैं, इसको आप लोग अपने स्क्रीनर वेबसाइट पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे आपको भी ईज़ी रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या है? डेट और रिस्क मैट्रिक्स का। जैसे हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि किसी भी कंपनी में डेट टू इक्विटी जो है वो कम होना चाहिए। तो डेट देखने से अच्छा ना कि आप लोग डेट टू इक्विटी देख लीजिए। क्योंकि कोई कंपनी का, जैसे बैंक्स अगर आप देखेंगे, तो बैंक्स में जनरली डेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? बट वो जो बिज़नेस है, बैंक्स और फाइनेंस वाला जो बिज़नेस है, उनका काम ही यही है कि वो उसी फील्ड में ही है। तो हम लोग डेट देख के सिर्फ किसी कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो कंपनी फाइनेंस फील्ड में है या बैंकिंग फील्ड में है, तो हमको उसके लिए पीवी रेशियो देखना होता है, ठीक है? वो हम लोग बाद में बात करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है, हम लोग उसमें डेट टू इक्विटी नहीं देख सकते, ठीक है? तो बट हम लोग एक नज़र जो है वो डेट टू इक्विटी पे मार सकते हैं कि डेट टू इक्विटी जो है ना वो कम होना चाहिए, ठीक है? 0.18 है इसका मतलब कि इसके पास हर ₹18 डेट के लिए ₹100 इक्विटी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो एक अच्छा कंपनी है ये एक तरीके से, ठीक है? तो हम लोग एक सिंपल सा डेट टू इक्विटी पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देंगे। बाकी इसके अलावा और इसमें कोई मैट्रिक्स जो है वो उस पे ध्यान देने लायक नहीं है, ठीक है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। करंट रेशियो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मल एग्जाम्स में, बट हम लोग को एज ए यूज़ नहीं करना है, ठीक है? कैश फ्लो का अगर हम बात करें, तो कैश फ्लो जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग जब लास्ट में आते हैं, एंड कैश फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, स्टार मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम 2-3 स्टार लगाने से अच्छा है कि एक ही स्टार में आप लोग समझिए कि कैश फ्लो जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी कंपनी के लिए अगर कोई भी कंपनी, सपोज कीजिए एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, यहाँ से मान लीजिए कैश फ्लो, तो कैश फ्लो 2-3 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है कि अगर उस कंपनी का जो कोर बिजनेस है, उसके थ्रू अगर आपको कैश आ रहा है, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता चल रहा है देखने से ही कि अगर कोई पैसा, मान लीजिए उस कंपनी ने कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज़ में, वहाँ से उसको रिटर्न आ रहा है, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक है? एंड अगर कहीं से उसको इंटरेस्ट आ रहा है या ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा कैश फ्लो। तो अब कोई भी कंपनी में वो कंपनी अच्छा कर रहा है नहीं, वो डिफाइन करने के लिए उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब सपोज कीजिए कि कोई बिजनेस है और वो बिजनेस कोई भी चीज़ का सेलिंग कर रहा है, ठीक है? अब मान लीजिए कि वो उसके बिजनेस में कुछ ए चीज़ जो है वो सेल करता है, ठीक है? एंड वो रिटेल में सेल कर रहा है, मतलब जितने भी रिटेल जो होते हैं उनको सेल कर रहा है, एंड उसको जो पैसा है वो सप्लाई करने के बाद, जैसे मान लीजिए कि दुकानों पे ये पूरा सप्लाई कर दिया, एंड नंबर ऑफ दुकान पे सप्लाई कर दिया, ठीक है? बट जो पैसा है ना, उसको उसी समय नहीं मिलता, जब सेलिंग हो जाता है टोटल, ठीक है? जब वो दुकान वाले सारे अपने प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, उसके बाद पैसा मिलता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम लोग थोड़ा-सा वो लेट पैसा आता है। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी 100 करोड़ का सेल कर दिया है, ठीक है? एंड वो अदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 100 करोड़ का सपोज़ कीजिए वो बिस्किट बनाता है और वो बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दुकानों पे। अब वो जो दुकानदार है, लगभग 3 महीने से 6 महीने के आसपास में वो पैसा उसको देने वाले हैं, ठीक है? उसी समय आप नहीं दिए, मतलब वो बिस्किट डायरेक्टली उसे नहीं खरीदे, जब वो बिक जाएगा तब उसको 3 से 6 महीने में देने वाले हैं। बट ये कंपनी करेगा क्या? ये कंपनी जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा या जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसको ये 100 करोड़ का प्रॉफिट या सेल्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 100 करोड़ का इसके सेल्स दिखाना पड़ेगा, बट इसमें क्या इसको कैश अभी आ गया है इसके पास?
जो इस दुकान वाले को दिया था, क्या वो कैश आ चुका है इसके पास? अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो कैश ना आने के बाद भी वो सेल्स उसको दिखाना पड़ेगा। अब अगर इन दुकानों में से कुछ दुकानें डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, ठीक है, कुछ दुकानें सपोज़ कीजिए डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। मान लीजिए कि 100 में से 80 करोड़ उसको मिल गया 6 महीने में और 20 करोड़ नहीं मिला, ठीक है। बट ये सेल्स तो दिखा दिया था। अब सेल्स दिखाने के बाद से जब वापस से नेक्स्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें क्या होगा, जो 20 करोड़ उसको कैश नहीं मिला है, वो नेगेटिव कैश फ्लो में चला जाएगा, ठीक है। अगर नेट पॉजिटिव में है तो 20 करोड़ घट जाएगा, और अगर नेट ज़ीरो पे है तो वो नेगेटिव कैश फ्लो में चला जाएगा। तो उससे हो गया क्या, उसके हम लोगों को प्रॉफिट में तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, सेल्स में डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। हमको उसका स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है, वो दिखेगा कि स्टॉक प्राइस गिरने लगा। अब आप लोग सोचेंगे कि स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, ठीक है, बट वो इसी रीजन से गिर रहा है क्योंकि इसका जो कैश फ्लो है वो सही से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। एंड इसी को कैश कन्वर्जिंग साइकिल बोलते हैं कि कोई भी कंपनी का जो कैश है वो कितने दिन में उसके पास आ जा रहा है। जितना कम दिन हो, 100 दिन के अंदर जिस कंपनी इसका 100 दिन के अंदर होता है ना, वो अच्छी कंपनी जनरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग दिखाते हैं कि आपको ये चीज़ स्क्रीन पे कहाँ दिखेगा। देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल -1 दिन दिखा रहा है, ठीक है। अब जिस जिस भी कंपनी का 100 डेज से कम है, ठीक है, जैसे हम अगर सपोज कीजिए नेस्ले ओपन करते हैं, जो इस फील्ड में है उन्हीं का ओपन करते हैं। 18 डेज है नेस्ले का, ठीक है, तो अच्छा है। एफएमसीजी देख रहे हैं क्योंकि एफएमसीजी में जनरली होता है ऐसा। एचयूएल देखते हैं, एचयूएल में ठीक है तो माइनस में ही है। और कोई भी रैंडम कंपनी हम लोग देखते हैं। ये सारे न्यू कंपनीज हैं, एक सेकंड, ठीक है, ये तो बैंक है, मतलब चलिए आप लोग समझ गए, एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड, मतलब आप मीनिंग्स तो समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हमको उसमें इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है। जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना होता है, हम लोग को उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैश फ्लो को हम लोग रख सकते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर देखने के लिए, ठीक है, कि चलो एक बार देख लेना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग 2-3 स्टार मार देते हैं, एंड जिसको एक एक बार ही देखना है उसको हम लोग 1 स्टार ही देखेंगे, ठीक है। ईपीएस ग्रोथ हमको 3 स्टार दे रहे हैं क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा देखना है। 5 स्टार से हम लोग रेट कर देते हैं, चलिए, ठीक है। सेल्स हमको देखना है बिल्कुल, 3 स्टार हम लोग दे देते हैं। ये जो है उसको 2 स्टार देते हैं, हमको ऊपर ऊपर जो है उसको देख लेना है, मतलब ऊपर ऊपर ही देख लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना। डेट टू इक्विटी भी हमको ऊपर ऊपर देख लेना है, ठीक है। एंड कैश फ्लो भी हमको ऊपर ऊपर देख लेना, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब वैल्यूएशन मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, मार्केट कैपिटल जानते हैं आप, साइज क्या है उसका, पी रेशियो जानते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पी क्या होता है कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में उसका जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है ना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है, जो उसका एक्सपेक्टेड अर्निंग है ना उसके अकॉर्डिंग उसका फॉरवर्ड पी कितना होगा। एग्जांपल, अगर कोई कंपनी का सपोज कीजिए कि अभी प्राइस पी चला है 61 का, अब इसका नेक्स्ट क्वार्टर में क्या पी चलेगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो हमारा डिपेंड करेगा प्राइस पे और अर्निंग पे, ठीक है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, प्राइस पे और अर्निंग पे। अगर प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, एंड अर्निंग घट जाता है, तो हमारा पी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ जाता है, अर्निंग भी बढ़ जाता है, तो पी 61 का 61 ही रहेगा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उसी के आसपास रहेगा। एंड अगर प्राइस घट जाता है एंड अर्निंग्स बढ़ जाता है तो पी बहुत कम हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये बहुत महंगा हो गया, क्यों, क्योंकि इसका अर्निंग बढ़ा नहीं है। यहाँ पे ये सेम वैल्यूएशन पे है एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया, बहुत सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका हमारा ये चीज़ डिफाइन करने का, ठीक है। अब हम लोग जब बोलते हैं फॉरवर्ड पी, इसका मतलब कि नेक्स्ट क्वार्टर में उसका अर्निंग अगर बढ़ जाता है तो उसका जो फॉरवर्ड पी है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फॉरवर्ड पी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरवर्ड पी के लिए हम लोगों को एक चीज़ यूज़ करना पड़ता है, वो होता है एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ, एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ। ये अगर हम बोले तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में, क्योंकि कोई भी चीज़ पास्ट में क्या हुआ है उससे हमको कभी भी फ्यूचर का आगे का पता नहीं चलता है। कोई कंपनी, आप बहुत कंपनीज आप देखे होंगे जो फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रहे थे और अचानक से वो गिरने लगे एंड फिर वो ऊपर ही ना आए बहुत समय तक, 2-3 साल तक। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फ्यूचर है वो खराब हो गया, ठीक है। तो इस रीजन से हमको क्या समझ आया कि पास्ट में क्या हुआ है उसको देख के हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम लोग अगर फ्यूचर में देखेंगे कि फ्यूचर में क्या वो अच्छा कर सकता है, तभी हम लोग किसी अच्छे स्टॉक्स में बैठ पाएंगे। तो फ्यूचर देखने के लिए ना एक्सपेक्टेड सेल्स हमको देखना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट देखना पड़ेगा और एक्सपेक्टेड ईपीएस देखना पड़ेगा। अब किसी भी कंपनी में सपोज कीजिए ये एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 48 करोड़, मतलब इसका है कि नेक्स्ट क्वार्टर में 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसका आ सकता है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड जो है वो कौन निकालता है, एक्सपेक्टेड मतलब मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट हैंडल है, वो अपने हिसाब से निकालते हैं, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको सिंपल यहाँ पे दिख गया, उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब हम कंसोलिडेटेड में देखें तो कंसोलिडेटेड में हमको डेटा नहीं दिख रहा है, तो हमको इस रीजन से सिंपल एक जो स्टैंडर्ड है उसी में देखना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेटेड में दिख रहा है तो कंसोलिडेटेड पे ही देखेंगे। तो 48 करोड़ है और सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 10%। अब किसी भी कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड कम होने वाला है तो उसका मतलब उसमें फ्यूचर खराब हो सकता है, ठीक है। एंड किसी भी कंपनी का सेल्स
10% पहले भी था और अभी भी है और आगे भी दिखा रहा है कि 10% ही रहने वाला है, तो वो ठीक ठाक बिजनेस है। एंड जिसका एक्सपेक्टेड बढ़ने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कि एक अच्छा कंपनी है या अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्वार्टरली लास्ट प्रॉफिट इसका कितना था, 20 करोड़ था, ठीक है, 20 करोड़ था और अभी एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा है, ये एक्सपेक्टेड 48 करोड़ बोल रहा है। तो क्या ये एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल अच्छा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ का अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ पहले लास्ट 3 साल से 10% का ही है और अभी भी 10% का ही है, तो सेल्स ग्रोथ में ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, ठीक है। बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट एक बारी वो प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग दिसंबर में देख चुके हैं, ठीक है। और ये कंपनी जो है ना वो दिसंबर में ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, मतलब एक तरीके से ये विंटर सीजन में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। कैंपस मतलब कैंपस का जो प्रोडक्ट है लोग विंटर में ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सिक्लिकल हमको देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे, बट एक स्विंग पकड़ने के लिए हम लोग उसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन में अच्छा करेगा और मार्केट अगेन इसको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा और फिर वापस से थोड़ा इसका प्राइस ऊपर जाएगा, फिर जब गर्मी आ जाएगा, जब समर सीजन आ जाएगा, फिर वापस से गिरने लगेगा। तो एक स्विंग के लिए हम लोग इसको एज अ सेक्टर रोटेशन भी इसको हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड सेल्स ठीक ठाक है, ड्रॉप नहीं हुआ है एंड इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और मार्जिन हम देख लेते हैं तो मार्जिन डिक्रीज हुआ है, ठीक है। मार्जिन अगर हम देखें तो मार्जिन पहले से डिक्रीज हुआ है, बट ईपीएस अगर हम देखें तो 1.58 और ये भी थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो इसका मतलब मार्जिन भी थोड़ा इंप्रूव होगा नेक्स्ट क्वार्टर में। मतलब ईपीएस जनरली अगर बढ़ रहा है ना तो वो मार्जिन इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा फ्यूचर इसका पॉजिटिव दिखा है। तो भले ही ये स्टॉक नीचे गिर रहा है या ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट्स नहीं दे रहा है, बट फिर भी इसका फ्यूचर जो है वो अच्छा दिखने के कारण ये स्टॉक हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और वो सिर्फ एक ही रीजन से हो पाया, वो है सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यूज की वजह से, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए कि फ्यूचर उसका क्या होने वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें पास्ट में क्या हुआ है उससे, ठीक है। तो इस रीजन से हम लोग एक्सपेक्टेड देखते हैं एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बेसिस पे आप पी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। मतलब अभी पी 60 का चल रहा है और नेट प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये पी जो है वो घट जाएगा अगर सेम प्राइस रहता है, तो उससे हम लोग फॉरवर्ड पी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड फॉरवर्ड पी निकालने से अच्छा हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड ईपीएस, इसके अलावा और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है देखने का, ठीक है। पीई रेशियो एज इफ हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पीईजी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार लगाते हैं यहाँ से, ठीक है। पीईजी रेशियो हमारे लिए 5 स्टार है, मतलब ईपीएस ग्रोथ हमको 5 स्टार देखना है, देखना ही देखना है। पीईजी देखना है, तो एक सेकंड, पीई नहीं पीईजी, ठीक है। पीईजी रेशियो हमारे लिए 5 स्टार है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं, वो है एक्सपेक्टेड सेल्स, ठीक है, सेल्स भी देखना है एंड प्रॉफिट्स एंड ईपीएस, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग 5 स्टार देंगे, ठीक है। ईवी अपॉन बीटा भी देख सकते हैं, बट हम लोग उतना नहीं देखते। ईवी अपॉन बीटा में क्या होता है, जैसे हम अभी जस्ट उसके पहले बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये होमवर्क वाले क्राइटेरिया में आपके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को क्या क्या देखने को मिला, एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ बहुत देखना जरूरी है, जिससे हमको पता चल सके कि फ्यूचर कंपनी का कैसा होगा। पीजी देखना बहुत जरूरी है, अच्छा पीजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ईपीएस ग्रोथ बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि जिससे हमको पता चल सके कि वो कंपनी ग्रोथ कर रहा है नहीं, ठीक है, मतलब उस कंपनी में प्रॉफिट्स बन रहे हैं नहीं, एंड जितना प्रॉफिट्स वो बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर, मतलब वो कंपनी जो है ना, जैसे क्या है देखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन सिर्फ पी देखता है, तो पी से हम लोग कुछ खास पता नहीं कर सकते, ठीक है। पी से कुछ खास हम लोग पता नहीं कर सकते, पीईजी से हम लोग बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर कोई पर्सन, अगर कोई पी जो है, अगर कोई कंपनी जो है वो पी उसका 100 का एग्जाम्पल, ठीक है, एंड हम लोग सिर्फ पी देख के और उसको खराब बोल सकते हैं, राइट। बट अगर वो सेम कंपनी का अगर पी 1 है तो उस सेम कंपनी को पी 100 के पी पे भी अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो जी है, मतलब उसका जो ग्रोथ है वो भी 100% का है, इसीलिए उस कंपनी को 100 की पी पे भी वो 100 का पी डिजर्व करता है, इसलिए वो अच्छा, उसको हम अच्छा कंपनी बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम सिर्फ अर्निंग्स देखें, ठीक है, किसी भी कंपनी का अर्निंग्स क्या है उसको हम अगर देखें तो हम लोग उसमें कुछ खास कंक्लूजन नहीं बना सकते। बट अगर हम पर शेयर अर्निंग जब देखते हैं तो उसमें एक अच्छा आप बोल सकते हैं ना कि उसमें हर चीज कैलकुलेट हो जाता है, उसमें मार्जिन भी कैलकुलेट हो जाता है, उसमें नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा मेट्रिक्स होता है हम लोग किसी भी कंपनी का ग्रोथ डिफाइन करने के लिए कि इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पीपीजी में और अर्निंग्स पर शेयर में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट है। रेवेन्यू हम लोग जो सेल्स है हमारा एक बार ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स हैं ये सारे एक बार ऊपर देख सकते हैं, डेट टू इक्विटी भी, कैश फ्लो भी। हमारा जो 5 स्टार वाला क्राइटेरिया वो है ईपीएस ग्रोथ, पीजी रेशियो, एक्सपेक्टेड सेल्स एंड प्रॉफिट एंड ईपीएस, ठीक है। अब पीजी ग्रोथ क्या होता है, जैसे हम अभी आपको समझा दिए कि पीजी जो है ना वो किसी भी कंपनी का एक वैल्यूएशन बताता है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में, मतलब वो पीई को ग्रोथ से डिवाइड करता है और फिर बताता है कि पीईजी किसी कंपनी का कितना है, ठीक है। एंड ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मेट्रिक्स है किसी भी कंपनी को एक मतलब जज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि कोई भी कंपनी किस पी को डिजर्व करता है एंड कोई कंपनी इस पी को डिजर्व करता भी है, ठीक है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर सिर्फ इन्हीं 3 मैट्रिक्स पे ही सब जो है वो कर लेते हैं, ईपीएस ग्रोथ, पीजी रेशियो, एक्सपेक्टेड, इन 3 के अलावा हम ज़्यादा नहीं देखते।
आप लोग भी देखे होंगे एग्जांपल्स, हम लोग जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उन सारे एग्जांपल्स में आप देखे होंगे कि इन्हीं 3 पे हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रोमोटर्स जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी हम लोग ऊपर ऊपर देख सकते हैं। एफआई होल्डिंग क्या है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, ठीक है। तो मतलब हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ठीक है, बट सिर्फ हम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी 2 स्टार हम लोग दे देते हैं। अब इसमें डीआई होल्डिंग सब कुछ तो देख लेंगे आप लोग। डिविडेंड्स ये सब चीज़ें हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। बट पता ही होगा आपको डिविडेंड्स हम लोग को मिलता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग क्या उसका डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, कोई बताएगा? बताइए, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस जैसे 0.4% है, तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग है या कुछ और के अकॉर्डिंग है, कोई बताएगा? बहुत लोग उसमें डाउट में रहते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर देखते हैं कभी कभी तो सोचते हैं कि इसमें 20% का डिविडेंड मिल रहा है, 40% का मिल रहा है, बट वो परसेंट कैलकुलेट किस पे होता है, पता है किसी को? सीएमपी पे नहीं, फेस वैल्यू पे। बिल्कुल फेस वैल्यू का होता है, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर आप देखे होंगे कि 20% डिविडेंड दे रहा है, तो वो हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग देखने लगते हैं, बट वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका जो फेस वैल्यू सपोज की 10 रुपये का फेस वैल्यू और 4% या 10% का सपोज की, या जो भी वो परसेंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि वो पर शेयर कितना डिविडेंड हमको देने वाला है, ठीक है। तो अगर हम वेदांता ओपन करें, वेदांता जैसे 684 का है, ठीक है, एंड डिविडेंड यील्ड उसका जो भी हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि क्या डिविडेंड होगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस ये जानना जरूरी है, बट हमको इसको यूज़ नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस क्वालिटी मैट्रिक्स में अर्निंग क्वालिटी, मार्जिन स्टेबिलिटी, कैपिटल एलोकेशन, मोड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये भी एक हार्डकोर इन्वेस्टिंग का आप बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया में चला गया। ये हम लोग को उतना यूज़ नहीं करना, बट ठीक है, जान लीजिए आप लोग भी। मोड क्या होता है, मान लीजिए कि एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एशियन पेंट का। अब एशियन पेंट अपने फील्ड में अपने फील्ड में वो सबसे बड़ा क्यों है? वो सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस तरीके से कोई भी नहीं कर पाया अभी तक। तो वो मोट जो है उसका वही है। मोट क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होता है एक तरीके से, या कंपिटिटिव एडवांटेज होता है। मतलब ऐसा एडवांटेज जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको हम लोग मोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मोट होता है। अब किसी भी कंपनी में अगर मोट होना तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं एंड वही कंपनी ज़्यादा मल्टीबैगर्स बनते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी एक सेक्टर में मान लीजिए कि कोई कंपनी हो एंड सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रॉक्सी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब कोई भी कंपनी सपोज कीजिए कि आपको सपोज कीजिए सोलर में आपको कोई कंपनी मिलता है, ठीक है। अब वो कंपनी में सोलर के फील्ड में वो ऐसा कुछ कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो बाकी लोग उतना आसानी से कर भी नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये कंपनी के पास इस चीज़ का मोट है, मतलब इस चीज़ का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मतलब ये कंपनी ज़्यादा अच्छा टिका रह सकता है, और वो टिका रहेगा तो ऑब्वियसली ग्रोथ जो है वो तो बना ही दे देगा, और प्राइस जो है उसका अप्रिशिएशन हो ही जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉक्सी जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी जो है वो ट्रेंड बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत चलने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन कि आप क्या कीजिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के डायरेक्टली कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, मतलब टाटा मोटर्स में, महिंद्रा में, ठीक है, इन सब में। एंड आप प्रॉक्सीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है कि जो ऐसा कंपनी जो कोई ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, मान लीजिए बैटरी, या सपोज कीजिए कोई ऑटो एंसिलरीज के कोई कंपनी है जो कोई भी एक पार्ट उस कार का कोई एक पार्ट महिंद्रा को बेच रहा हो, टाटा को बेच रहा हो, ठीक है, एंड जितने भी कंपनीज हैं उस सबको बेच रहा हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है उसमें इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, एंड वो सारे कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। मतलब उसका कॉम्पिटिशन कोई नहीं है, एंड महिंद्रा का कार बिके ज़्यादा या टाटा का कार बिके ज़्यादा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसका जो प्रोडक्ट है वो पक्का बिकने वाला है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट पे ही लोग जो है वो अपना कार बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब आप खुद से सोच के देखिए कि अगर पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडस्ट्री आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ किसमें आएगा? ऐसा कंपनी में ऑब्वियसली आएगा ना जो सारे कंपनीज में कुछ बेच रहा है, राइट, प्रॉक्सी में ही आएगा। तो इसी रीजन से आप जब मल्टी बैगर्स देखने जाते हैं ना, यहाँ पे जब आप मल्टी बैगर्स देखने जाते हैं तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि आप प्रॉक्सीज को ज़्यादा प्रेफर कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्रॉक्सी कुछ बिहेव कर रहा है ना किसी भी सेक्टर में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिशन्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड वो ऐसे फील्ड में काम कर रहा है जो फील्ड ग्रोइंग है, और प्लस लोग उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम इसी का प्रोडक्ट लेंगे, इसी का प्रोडक्ट लेंगे, वो सबको बेच रहा है, ठीक है। एंड इसलिए उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए उसका मार्जिन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, एंड इसलिए उसमें ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसलिए प्रॉक्सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मोड और प्रॉक्सी को हम लोग जो है वो बना देते हैं, 3 स्टार देते हैं। इसमें हमको सारे कंपनीज में एज जैसे सेक्टर रोटेशन में, वैल्यू इन्वेस्टिंग में देखने का जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी बैगर्स में देखने का जरूरत है, क्योंकि मल्टी बैगर्स में हमको होल्ड करना होता है ज़्यादा लंबा। सेक्टर रोटेशन में तो एक टारगेट में हम लोग निकल जाते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी एक टारगेट में निकल जाते हैं, बट जो कंपनीज उनको लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स पकड़ना होता है उसमें प्रॉक्सीज देखना, मोड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
बाकी इसके अलावा अगर आप इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं तो ये अर्निंग क्वालिटी क्या है, मार्जिन स्टेबिलिटी क्या है, ये आप अदर मैट्रिसेस से पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हम आरओई आरओसी देखे हैं उससे पता कर सकते हैं, और पीजी, सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, इससे आप लोग पता कर सकते हैं। इन चीज़ को आपको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रेड फ्लैग्स क्या होता है किसी में? रेड फ्लैग्स है कि हाई आरओई, ठीक है, और हाई डेट जो है अगर किसी कंपनी में हो तो वो आर्टिफिशियल रिटर्न जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, एंड किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, एंड जो हम लोग अभी एग्जांपल देखे थे, वो जो दुकान वाला एग्जांपल आपको दिखाया कि प्रॉफिट ज़्यादा है बट कैश फ्लो में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अकाउंटिंग रिस्क है। इसका मतलब वो कैश हो सकता है उसके पास आए ही ना, ठीक है, डिफॉल्ट हो जाए, तो वो एक रेड फ्लैग होता है। ठीक है, बट वो भी एक हार्डकोर इन्वेस्टिंग में चला जाता है। और फॉलिंग प्रोमोटर होल्डिंग, ये तो आपको ही पता है कि जो कंपनी बनाया है उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर इन्वेस्टर्स को क्या कॉन्फिडेंस होगा। तो हम लोग को यही मोटा मोटी चीज़ें जो है वो मेनली हमको देखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम ये जो है आपको हम होमवर्क दे देते हैं, अगर हम लिस्ट कर दें कि अलग से हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 2-2 स्टार वाले, 3-3 स्टार वाले भी हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यही 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएस ग्रोथ हो गया, पीजी रेशियो हो गया, टीटीएम पीजी रेशियो होना चाहिए, या तो हम लिख देते हैं टीटीएम पीजी होना चाहिए। स्क्रीनर के वेबसाइट पे टीटीएम पीजी नहीं दिखता, बनाना पड़ता है उसको, इसलिए हम लोग ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे देख लेंगे टीटीएम पीजी। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए ये मोस्ट और प्रॉक्स इंपॉर्टेंट है, सेक्टर रोटेशन और उसके लिए नहीं है। ठीक है, पहले इन्वेस्टिंग के लिए, और हमारा ईपीएस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 स्टार हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं, तो आप लोग अगर इन तीन चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एक समुद्र है। ठीक है, बट उस समुद्र में से ये तीन चीज़ें हम लोग फाइंड आउट किए हैं जिसके दम पे आप सक्सेसफुल फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एंड आपका जो डिसीजन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होगा। ठीक है, इतना आसान हम लोग बनाया है सिर्फ इन तीनों मैट्रिक्स की वजह से। ठीक है, तो इन तीनों को आपको जो है वो मास्टर करना है। इसका जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, आपको अदर अदर स्टॉक्स को पकड़ के एंड अदर स्टॉक्स का जो है वो एनालिसिस करना है। जो आप जो स्टॉक्स आप मल्टी बैगर के लिए फाइंड आउट करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत देखिएगा। ठीक है, और मोड प्रॉक्सी भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब कोई एग्जांपल, कोई कंपनी आप लोग नाम कीजिए, चैट में बताइए, हम लोग उसमें एक प्रैक्टिकल जो है वो एनालिसिस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे हमको एनालिसिस करना चाहिए। बताइए। डिक्सॉन। ठीक है, तो डिक्सॉन का अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो 62,000 करोड़ का कंपनी है। इन सारी चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। आरओसी आरओई बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, इंडस्ट्री पी ये है और इसका भी ये है, मतलब इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस पी, ये जो पी अभी इस पर चल रहा है, ये पी ये डिजर्व करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं कि ये किस डिवीजन में काम करता है। जैसे डिक्सन बहुत फेमस है तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये किस चीज़ में काम करता है, बट अगर नहीं पता आपको तो किसी भी कंपनी को ऐसे ही सिर्फ फंडामेंटल देख के मत डिसाइड कीजिएगा, उसको एक बारी बिजनेस के बारे में भी पढ़िएगा जिससे आपको नॉलेज इंक्रीज हो। ठीक है, कि ये ईएमएस में क्या काम करता है, ईएमएस क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पीजी इसका 0.8 दिख रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाले हैं खुद से भी। टीटीएम पीजी निकालेंगे। टीटीएम पीजी निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जो स्टॉक पी है ना, स्टॉक पी जो है डिवाइड कर दो करंट टीटीएम प्रॉफिट से। ठीक है, टीटीएम प्रॉफिट क्या है? 131%। तो 48 अपॉन 131% अगर आप करेंगे तो 0.5 से भी कम पीजी आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम लोग एज पर ग्रोथ ये कंपनी को सेलेक्ट कर लिए क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रोथ इसका बहुत अच्छा है क्योंकि एज पर पीजी 48 का पी है एंड 130% का ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, जितना ग्रोथ जो कंपनी दिखाता है ना उतना पी वो डिजर्व कर सकता है। मतलब 130% का अगर ग्रोथ दिखा रहा है तो ये 130 पी भी डिजर्व कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी ये 48 पी भी चला है, तो क्या ये सस्ता है? बिल्कुल सस्ता है। तो ये सस्ता कैटेगरी में जाएगा, प्लस सस्ता के साथ इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा एक मल्टी बैगर कैटेगरी वाला स्टॉक है। बट साइज इसका बड़ा हो गया तो एज इफ इतना बड़ा मल्टी बैगर नहीं बनेगा, बट आपको याद हो ये बहुत साल से मल्टी बैगर है। ठीक है, एंड मल्टी बैगर जो हमारा टेक्निकल तरीका है खोजने का, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये सेलेक्ट होकर आया था बहुत साल पहले। ठीक है, जो अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ से देखते हैं, ये येलो कैंडल आया था। ठीक है, एंड यहाँ ब्रेकआउट भी आया था, तो हमको 3000 समथिंग पे जो है वो एंट्री आया था, 18000 तक गया। तो मल्टी बैगर का हमारा सिग्नल यहीं पे आया था। उसके पहले अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे फंडामेंटल भी अच्छा था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी अगर हम देखें 2020 में 500 रुपये का जब था तब हमारा मल्टी बैगर सिग्नल आया था, येलो कैंडल आया था, और यहाँ पे भी फंडामेंटल अच्छा ही होगा इसका। तो ये जो है ना मल्टी बैगर ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। आपको मल्टी बैगर जो होने वाले हैं ना, आप उसमें जबरदस्ती एनालिसिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको उसमें तुरंत दिख जाएगा कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, इसमें सेल्स ज़्यादा है, इसमें एक्सपेक्टेड हर चीज़ आपको उसमें अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड चार्ट वाइज भी जब वो अच्छा लगेगा तो फिर आप एंट्री कर लेंगे और फिर बैठे रहेंगे। तो ये 500 पे एंट्री दिया था, फिर 3000 पे एंट्री दिया, और टोटल अभी 18000 तक जाके 10,000 पे भी आया हुआ है। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी अगर इसमें हम अगर एंट्री बनाने का सोचेंगे तो इसमें हमको इस तरीके का ही पैटर्न का ब्रेकआउट एक देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको दिखा था, इस तरीके से ही हमको यहाँ पे एक दिखता है। ठीक है, जैसे अगर प्राइस यहाँ से घूमता है और प्राइस घूम के एक येलो कैंडल बनाता है तो वापस से हमको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, और वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए
अब एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ है 70% और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना था 500 करोड़। तो क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं 700 करोड़, थोड़ा सा डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, बट ठीक है, ईयरली वाइज जो है वो अच्छा ही है। मार्जिन बहुत स्टेबल है, मार्जिन बहुत कम है बट स्टेबल है, ठीक है, चलेगा। 4% का मार्जिन है। एंड ईपीएस ग्रोथ अगर हम देखें तो 75 का ईपीएस है इसमें, एंड थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, एंड दिसंबर का भी रिजल्ट दिखा नहीं रहा है, एंड इसी डिक्लाइन की वजह से ना मेरे हिसाब से इसमें फॉल आ रहा है। एंड नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा मार्च का यहाँ पे जब दिसंबर का क्वार्टर दिखने लगेगा ना आपको, तो फिर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड दिखाएगा वो मार्च का दिखाएगा। तो मार्च में अगर बढ़ता हुआ आपको दिखे ईपीएस, बढ़ता हुआ आपको दिखे प्रॉफिट, बढ़ता हुआ आपको दिखे सेल्स, तब इस स्टॉक में हम लोग 100% देख सकते हैं एंट्री बनाने का। बट फिर अगर जो दिसंबर में अभी डिक्लाइन दिख रहा है, अगर दिसंबर से भी कम मार्च में हमको दिखने लगे एक्सपेक्टेड, तो फिर इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी स्टॉक में ये देखने के लिए कि हाँ उसमें हमको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या नहीं, ठीक है, सिंपल तरीके से। इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ किए अगर आप ध्यान देंगे तो, इसमें हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड सेल्स यूज़ किए जो हमारा 5 स्टार क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम 48/130 किया है जो कि हम लोग यूज़ किए हैं टीटीएम-पीजी एंड ईपीएस ग्रोथ देखें। तो हम लोग सिर्फ 3 चीज़ें ही देखें, एंड 3 चीज़ देख के ही और चार्ट देख के हम लोग बता दिए कि ये जो स्टॉक है उसमें अभी वेट करने का ज़रूरत है। मार्च क्वार्टर का जब एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिखने लगेगा उस समय हम लोग डिसाइड करेंगे कि लेना है या नहीं, ठीक है। अगर मार्च का क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा दिसंबर से तो फिर ले सकते हैं, अगर नहीं बढ़ा, कांस्टेंट रहा या नीचे गया तो फिर हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ 3 चीज़ें हम लोग देख के और जज कर लिए ऐसे स्टॉक के बारे में। इसके अलावा बताइए कोई। और कोई स्टॉक? Sir, Eureka Forbes. देखते हैं। इसमें चैनल देखिए, ये चैनल दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये चैनल के अंदर आ जाएगा ना तो फिर सही हो जाएगा। यूरेका फोर्ब्स 10,000 करोड़ कंपनी है, हेल्थ एंड हाइजीन ब्रांड, मार्केट लीडर इन वाटर प्यूरिफायर। अब जैसे देखिए मार्केट लीडर जब ये लिख दिया ना तो फिर इससे आपको क्या समझ आया, इसे एक क्राइटेरिया फिट हो गया हमारा। कौन सा? इसमें से कौन सा क्राइटेरिया फिट हो गया? मोट वाला, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मल्टी बैगर कैटेगरी के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम सेक्टर रोटेशन के लिए कर रहे हैं तब तो जरूरी नहीं है, बट अगर मल्टी बैगर के लिए कर रहे हैं तो फिर ये मार्केट लीडर दिख गया तो फिर हाँ बहुत अच्छा है। मार्केट शेयर ओवर 40% एंड 60%, ठीक है। ब्रांड है एक्वागार्ड, बहुत अच्छा है। यूरोक्लीन, एक्वागार्ड सब लोग सुने हैं। सिग्निफिकेंट चेंज इन पोस्ट वाटर प्यूरिफायर पोर्टफोलियो इंक्लूड्स एक्वागार्ड, सेलेक्ट एक्वागार्ड एंड एक्वाश्योर। एयर प्यूरिफायर ऑल्सो, मतलब एयर प्यूरिफायर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ग्रोथ देखे हैं, वाटर प्यूरिफायर का भी ग्रोथ है ही, ठीक है। ये जो चीज़ मतलब वाटर प्यूरिफायर जो है वो कभी इसका डिमांड कम नहीं होने वाला। एयर प्यूरिफायर का भी डिमांड बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये भी जल्दी कम नहीं होने वाला है। वैक्यूम क्लीनर्स का भी बढ़ ही रहा है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर का भी बढ़ ही रहा है, मतलब इनके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे हैं। तो ये इतने से हमको समझ आ गया कि हाँ, मतलब जो हम बोले हैं ना कि जिस कंपनी को आप एनालिसिस करने बैठे हैं एंड अगर उस कंपनी में आपको जबरदस्ती एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है तो वो कंपनी अच्छा है। तो इसमें हम तुरंत खोल के और देखने और पता चल गया कि ये तो अच्छा है, तो ऐसे कंपनीज की हमको प्रेफर करना है। वाटर प्यूरिफायर में 42%, सर्विसेज में 36, तो डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है। अगर आपको 2-3 चीज़ें देखनी है तो आप तिजोरी फाइनेंस को भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और अच्छे से डेटा आपको दिखता है ये कि उसका डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इंडिया के बाहर के भी कंट्रीज़ में ये कुछ बिजनेस कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखा रहा है, तो इंडिया में ही है इसका बिजनेस, इंडिया के बाहर जो है वो नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब स्टॉक पी है 55, अब हम लोग इसका पीजी निकालते हैं। टीटीएम, ये जो पीजी है, ये जो पीजी है वो 5 साल के अकॉर्डिंग बना रहा है। हम लोग टीटीएम पीजी देखा, तो टीटीएम पीजी कहाँ दिखेगा, पहले हम लोग देख रहे हैं कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है, दिसंबर नहीं दिखा। आप लोग को भी नहीं दिख रहा क्या दिसंबर क्वार्टर, या सिर्फ हमें को नहीं दिखा? हम लोग यहाँ देख लेते हैं, यूरेका फोर्ब्स, ठीक है। दिसंबर नहीं, दिसंबर का नहीं दिखा, तो दिखना चाहिए दिसंबर का, अभी शायद ये लोग रिलीज नहीं किए, इतना दिन हो गया, हो जाना चाहिए इस मंथ तक, ठीक है, देखते हैं। तो दिसंबर क्वार्टर का थोड़ा वेट करना सही रहेगा। अब हम लोग एक्सपेक्टेड देखें 56% है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, ठीक है, चलेगा। ईपीएस भी थोड़ा सा डिक्लाइन होगा 2.92, ठीक है। मार्जिन सही है, 10 से ऊपर मेंटेन है। ईयरली वाइज भी मार्जिन इधर इंप्रूव हुआ है, पहले बहुत खराब था। ग्रोथ सही आ रहा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम का 41% है, पहले प्रॉफिट इसका बहुत अच्छा था, पहले सेल्स इसका बहुत अच्छा था, ठीक है। बट ये जो डेटा है ना इसमें एक फ्लॉ हो सकता है। क्या फ्लॉ हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशन है 5 साल का, ये कैलकुलेशन ऐसे ईयर से हो सकता है जो ईयर में लॉस था।
मतलब कोई भी लॉस वाले ईयर से जब वो कंपेयर करता है ना, तो उसका ऑब्वियसली जो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 100% 200% दिखने लगता है। बट अगर आप प्रॉफिट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ये देख के आप लोग मत सोचिएगा कि इसमें 200% ग्रोथ है। आप ये भी देखिएगा कि ये जो कैलकुलेशन है 5 साल का 10 साल का, क्या ये लॉस से तो नहीं स्टार्ट हो रहा। अगर लॉस से स्टार्ट हो रहा है तब तो ये डेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। सही है। आप 3 करोड़ से निकाल लीजिएगा, 3 करोड़ से पता चल जाएगा क्या ग्रोथ आ रहा है अभी, ठीक है। तो हम लोग अभी टीटीएम का तो 41% ही ग्रोथ आ रहा है, तो पहले से ग्रोथ जो है वो स्लो तो हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो जो है वो हुआ है। इस एक्सपेक्टेशन भी 12% का ही है, एंड ये भी 12% का ही है। पीईजी इसका है ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास, ठीक है। हम लोग वहाँ पे भी देखे थे। चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो चार्ट तो अभी कुछ ज़्यादा हमारे पास है नहीं, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों में फंस गए। क्या क्या चीज़ों में? पहले से उसका ग्रोथ कम हुआ है, बट ठीक है, ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। आरओसी और आरओई कम है, इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब आरओसी और आरओई कम है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है प्रॉफिट के साथ, मतलब बिजनेस उतना स्मूथ नहीं है, सिंपल सा अगर हम बोले तो, राइट, ठीक है। मतलब उतना स्मूथ बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस करने में डिफिकल्टी थोड़ा आ रहा है, एंड इसी रीजन से इसका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है कमाने में। मतलब 1 रुपये कमाने में इसका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब इसमें इफिशियंसी कम है, इसका मतलब स्मूथनेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस रीज़न से ये थोड़ा सा कंपनी का जो है वो निगेटिव पार्ट है। इफिशियंसी कम है, मतलब और कम हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ना। तो इसको हाँ, एक अगर हम देखें प्रॉफिट वाइज तो ठीक है। अब ये प्रॉफिट अगर इंक्रीज करता है तो स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो हम लोग जब टेक्निकल ओपन किए तो हम लोगों को टेक्निकल में क्या दिख रहा है, कोई चैनल दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा? सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगा, इस चैनल के ब्रेकआउट पे एंट्री कर लो, ठीक है। उसके पहले इसमें कुछ सोचने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है, एंड इसलिए ब्रेकआउट आया और वो फिर वो कंटिन्यू कर देगा अपना रैली जो भी होगा। बट अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो फिर ये स्टॉक आराम से इस तरीके से फॉल हो सकता है, ठीक है। तो जब फंडामेंटली हम लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें खराब लगती हैं, तो उस केस में फिर टेक्निकली भी हम लोग एक प्लान बना सकते हैं, जो कि हम लोग अभी जस्ट बना लिए कि हम लोग इसमें जो भी अगर करना हो तो हम लोग उसके ऊपर कर लेंगे। उसके नीचे अभी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कोई कोई चीज़ें अच्छी हैं, कोई कोई चीज़ें बुरी हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी होल्ड पे रख देंगे, क्लियर। तो इसमें भी हम लोग क्या क्या देखें, इसमें भी हम लोग सेल्स देखें, ईपीएस ग्रोथ देखें, टीटीएम देखें और ये देखें। तो 3-4 चीज़ें हम लोग हर चीज़ में देखने वाले हैं, क्लियर है। एक बार चार्ट बता दीजिए, फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ आया या नहीं? और सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मल्टीबैगर्स में क्या फंडामेंटल्स देखना है और एक ओवरऑल क्या फंडामेंटल्स देखना है, बताइए एक बार चार्ट में सब लोग बता दीजिए। यस और नो? ठीक है, बढ़िया, चलिए। तो ये क्लास का नीड था एक बारी। अब आप लोग स्टॉक एनालिसिस करेंगे ना तो आपको बहुत अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टॉक एनालिसिस करने में। एसआरएम देख लेते हैं। एसआरएम कौन सा? कॉन्ट्रैक्टर्स, यस सर। ठीक है। 1000 करोड़ का कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एंड रोड इंक्लूडेड बीजेस, रियल एस्टेट का कंपनी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अदर स्टेट्स में, ठीक है, इंफ्रा का कंपनी है। अब अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा देखें, आरओसी बहुत अच्छा है, तो पहला क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ 5 साल का बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ 3 साल का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया अभी तक मीट हो रहा है। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, वो है कि पहले क्या ग्रोथ था और अभी क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड। 116% का ग्रोथ है, 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी एक्सपेक्टेड है। तो 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत शानदार है। ईपीएस भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, डबल हुआ है ऑलमोस्ट, सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो हर क्राइटेरिया में ये बहुत शानदार दिखा है, ठीक है, प्रॉफिट वाइज भी, ग्रोथ वाइज भी, ईपीएस वाइज भी, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो और पी भी बहुत अच्छा है। अगर हम इसमें पीजी निकालें तो पीजी निकालने के लिए 14 अपॉन हम लोगों को करना पड़ेगा 185, तो 0.1 के पीजी पे चल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टी बैगर के क्राइटेरिया में जा रहा है, ठीक है। देखते हैं। अब वही बता रहा है ना कि जो कंपनी मल्टी बैगर के क्राइटेरिया में जाना होगा ना, उसमें आपको ज़्यादा फंडामेंटल हम लोग 2 मिनट लगा, 2 मिनट में आपको पता चल गया इस कंपनी में क्या क्या अच्छाई है और अच्छाई है। और ऐसे कंपनी से फिर मल्टी बैगर में जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में और हम लोग देख सकते हैं कि इनके प्रोमोटर्स कैसे हैं, क्योंकि छोटा कंपनी है ना, तो छोटे कंपनीज में थोड़ा प्रोमोटर देखना जरूरी है। कैश फ्लोज देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रोमोटर्स हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है।
कैश फ्लो अभी तक हमको दिखा नहीं है, बट ठीक है, छोटा कंपनी है तो 10-12 करोड़ का अगर यहाँ पे दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -46 करोड़ है, मतलब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है कंपनी के लिए? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, तो कोई मतलब इन्वेस्ट किए हैं कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से आया है पैसा, तो कहीं से पैसा आया होगा, कोई इंटरेस्ट या कुछ रेंट वेंट आया होगा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा, एसेट्स अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी भी ठीक है, तो हर क्राइटेरिया में ये सही जा रहा है। अब अगर हम टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकली हम लोग उसको पहले देख चुके हैं, इसका मतलब ठीक है, ये एक चैनल मूव कर रहा है एंड ऊपर से 30% गया है, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर, इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आप एक बार चेक कीजिए, टिकट टेप में दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, तो इसका दिसंबर क्वार्टर का एक बार रिजल्ट आने दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन शो करेगा फिर वो मार्च अप्रैल का करेगा, एंड फिर उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई भी कमी इसमें अभी तक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका प्राइस मूवमेंट हमको थोड़ा सा इस तरीके से अभी तक समझ आ रहा है, इसका प्राइस मूवमेंट अगर आपको हम बताएं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फॉरकास्ट अगर हम लोग करें तो इस तरीके से पाथ दिखता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ हमको दिख रहा है। ये और भी नीचे आ सकता है, मतलब ये वाला जो है ना, ये इधर कहीं भी आ सकता है, इधर मतलब ये कहीं से भी घूम सकता है इस रेंज में, ठीक है, बट इस तरीके का पाथ हमको दिख रहा है, ठीक है। एंड ये इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब हम लोग एक लाइन मार्क किए ना, लाइन मतलब ऐसा नहीं है कि वो लाइन को फॉलो करेगा, इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है, बट बीच में ज़रूर एक बारी फॉल आएगा, एंड वो फॉल जो है वो एक कपर हैंडल के फॉर्मेशन भी बना सकता है। और जनरली ऐसा हम यूजुअली बोल रहे हैं क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न बना रहा है ना, इसमें ऐसा ही होता है कि ये अप ट्रेंड बनाते जा रहा, फिर एक बारी ब्रेक डाउन करेगा, फिर बहुत 1-2 साल समय लेगा और वहाँ से फिर वापस भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एक एग्जांपल, हाँ, उतना परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट ये उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरीके का चार्ट हमको दिख सकता है, ठीक है। अगर फंडामेंटल कभी ख़राब हो जाता है तो, अगर फंडामेंटल अच्छा होता है ना तो चलिए एक बार हम समझा देते हैं फिर से। अगर फंडामेंटल ऐसे ही मेंटेन रहता है तो ये जो पाथ है, ये वाला पाथ फॉलो होगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब एक बार ऊपर आया, फिर ये यहाँ तक वापस आएगा और फिर यहाँ से वापस निकल जाएगा। ये गुड फंडामेंटल का पाथ बता दिए। अगर मार्च में, ये दिसंबर क्वार्टर तो कंप्लीट हो गया, मार्च का एक्सपेक्टेशन यहाँ से आता है, ठीक है, एंड मार्च के एक्सपेक्टेशन में
खराब एक्सपेक्टेशन आ जाता है और फिर उसके बाद लगातार 2-3 क्वार्टर्स खराब हो जाते हैं, तो भी एक बार यहाँ पे ऊपर जाएगा और फिर ये एक लंबा कंसोलिडेशन पे फिर कप एंड हैंडल बना के और फिर ब्रेकआउट करेगा। तो ये दोनों कंडीशन दिमाग में रखना ज़रूरी है, ठीक है। बट अभी के लिए तो परफेक्ट लग रहा है। चलिए और कोई स्टॉक? डिलीवरी स्टॉक पी बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट्स नहीं आया, इसका मतलब लॉस में है, लॉस में है, प्रॉब्लम करेगा। एक्सपेक्टेड लॉस और बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, लॉस में है, एक्सपेक्टेड और लॉस बढ़ रहा है। अच्छा डिलीवरी है स्टॉक का डिलीवरी, एक सेकेंड। अच्छा है, कंपनी अच्छा है तो डिलीवरी आएगा ऑब्वियसली, मतलब मेंटेन रहा ना इसका फंडामेंटल, तो ये मल्टी बैगर ही है। और इसका रीज़न एक और है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है एंड 1000 करोड़ का कंपनी है, 10,000 भी चला जाता है कोई बड़ा बात नहीं है, बट आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स फंडामेंटल वाइज हर चीज़ वाइज तो परफेक्ट है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ना, एक तरीका ये है कि आप मार्च के क्वार्टर का, जैसे अभी एक महीना रुक जाने पे मार्च क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन दिख जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसके मतलब ये जो काम कर रहा है ना, उस काम के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, मतलब इनका काम कैसा चल रहा है, मतलब इस ये जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं या लोग सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अगर लोग 100% सेटिस्फाइड हैं तो फिर फंडामेंटल आगे का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे कंपनी में अगर इतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो ये फिर 10,000 20,000 करोड़ जाने में इसको समय नहीं लगेगा, ठीक है। एंड फिर ये ऑब्वियसली फिर मल्टी बैगर है, समझ गए। तो ये बस एक बार ध्यान देखिएगा कि ये जो बिल्डर्स हैं, इन बिल्डर्स के बारे में आप मैजिक ब्रिक्स पे, यूट्यूब पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बिल्डर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो टनल्स हैं, ठीक है, इनका क्या रिव्यू है एंड ऑल, वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज़ एनालिसिस कर लेंगे ना, तो फिर ये मल्टी बैगर पक्का हो जाएगा। 11 फरवरी को आएगा, हाँ, तो 11 फरवरी तक वेट कर सकते हैं, उसके बाद मार्च का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, सॉरी उसके नेक्स्ट क्वार्टर का। अभी डिस्कशन नहीं हुआ ETF का, हम लोग बाद में करेंगे, इसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। बुराना वीव्स, ठीक है, क्लियर है ये डाउट। ये SRM का क्या, किसका डाउट था? बहुत अच्छा स्टॉक आप खोजे हैं Yes, sir. Yes. सूरज जी, बहुत अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा Thanks. इसमें देख लीजिए। तो ये प्रॉपर मल्टी बैगर का जो परफेक्ट कंडीशन होता है ना मल्टी बैगर्स का, वो परफेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये सेम कंडीशन ना, मतलब इस इतना अच्छा नहीं बट इसके जैसा ही, मतलब इससे आप बोलिए ना, अगर हम इसको 100 आउट ऑफ 90 देते हैं मार्क्स, तो आरती फार्मा लैब्स जो है ना, वो हम लोग 2 साल पहले एनालिसिस किए थे इस तरीके से ही, SRM जैसा ही, इसको हम लोग 100 आउट ऑफ 50-60 दिए थे, ठीक है, 2000 समथिंग में एनालिसिस किए थे। एंड इसमें आप चार्ट पैटर्न भी देख रहे हैं, आपको सेम ही बन रहा है, Yes. ठीक है। तो इसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे किए थे, इधर कहीं, एंड इसमें भी हम लोग सेम बात किए थे कि ये मल्टी बैगर है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट अभी कम हुआ है बट फिर भी उतना नहीं फॉल कर रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, समझे। तो अब ये 100 आउट ऑफ 60 था, आपका 100 आउट ऑफ 90 है, मतलब इसमें
ये साल 1-1.5 साल में ये डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, तो फिर 10x 20x हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज भी बहुत बड़ा था आरती फार्मा लैब्स का। तो आरती फार्मा लैब्स से सिमिलरली इसका ट्रेंड जो है वो मैच कर रहा है, तो उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। इसमें रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं सर, आरती फार्मा एसआर, मतलब ऐसे कुछ रेशियो से कुछ जरूरी नहीं, मैच नहीं नहीं होगा। नहीं, रेशियो से नहीं कर सकते, वो नहीं तो होगा, फिर ओके। हाँ। बुराना विश में है, मेरे नज़र में था कब, अक्टूबर में था 48%। ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ था ना सेक्टर रोटेशन समथिंग का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेक्टर रोटेशन लगभग हुआ है, तो इसके ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा ट्रेड था और वहीं से बहुत शानदार निकला। ठीक है, 800 करोड़ का है कंपनी, एक्सपेक्टेड 36%। EPS 719 करोड़ का। ये दिसंबर का एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है क्या? थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, शायद दिसंबर का एक्सपेक्टेशन शो कर रहा है। सेल्स ग्रोथ 34%, ये 36%, शायद ये दिसंबर का ही वेट कर रहा है, शो कर रहा है। जनवरी तक रुक जाइए, ये डेटा अगर चेंज होता है तो ठीक, अदरवाइज ये भी अच्छा है। स्टॉक पे इतना है, क्वार्टरली ग्रोथ 47 है, बहुत अच्छा है। मार्जिन एंड ऑल भी बहुत स्टेबल है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये करता क्या है? ग्रे फाइबर बेस्ड इन सूरत, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है एंड ऑल। ठीक है, बाकी तो बढ़िया लग रहा है। देखिए, एक्सपेक्टेड भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, ROC ROE भी बहुत अच्छा है, पास्ट भी अच्छा है, मतलब पास्ट में हम लोग ज़्यादा ध्यान तो नहीं देते हैं, बट ठीक है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली तो हमारा यहाँ पे एंट्री था, यहाँ से ऑलमोस्ट 50% रिटर्न आई गेस हो चुका है। ठीक है, बट अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रिट्रेसमेंट डॉल आता है तो। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कप एंड हैंडल है। ठीक है, और IPO वाले वीडियोस में हम लोग, IPO वाले जो क्लासेस है उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि कैसे IPO जो स्टॉक्स होते हैं वो कप एंड हैंडल पे बहुत अच्छा चलते हैं, तो उसका यही एक परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, बढ़िया है। मल्टीबैगर कैटेगरी में है NDR ऑटो, मतलब ये अक्टूबर में सेक्टर रोटेशन के क्राइटेरिया में था, और अभी ये मल्टीबैगर कैटेगरी में अभी भी है। ठीक है, कि फंडामेंटल अच्छा है। 12% साइज, बहुत मतलब आप बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज, साइज वाइज बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कंपनीज ही मल्टीप्लाई होते हैं। बट एलोकेशन इसमें ध्यान से, एलोकेशन इसमें ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, 33 बढ़िया लग रहा है ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NDR ऑटो ऑटो एंसिलरीज है, सीट फ्रेम्स, ट्रिम्स, 2 व्हीकल। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या ये, अब बताइए ये जो NDR ऑटो कंपोनेंट का कंपनी है, ये इसमें से कौन सा क्राइटेरिया फिट कर रहा है? बताइए, कोई बताएगा? प्रॉक्सी वाला। कौन सा? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी। ठीक है, क्योंकि ये अब सीट बना रहा है, कुछ कुछ बना रहा है ऑटो को, तो ये सबको बेचेगा, ये टाटा को भी बेचेगा, ये महिंद्रा को भी बेचेगा, ये किया को भी बेचेगा। अच्छा देखिए, ये लिखा ही है, सीटिंग सॉल्यूशन सेल्स टू किया, सनसेड प्रोडक्ट्स टोयोटा। ठीक है, हाई राइडर के लिए, मतलब अच्छा, मारुति में ग्रैंड विटर का, ब्रेजा का, फ्रंक्स का, टोयोटा में इतना। तो अभी देखिए, हम लोग ये पढ़े नहीं है, फिर भी हम लोग समझ गए कि ये प्रॉक्सी का है। तो ये भी एक परफेक्ट है स्टॉक, किस चीज़ के लिए? मल्टीबैगर के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कंसिस्ट, ऐसे कंपनीज बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं।
एंड इसके मार्जिन से ही आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इसका मार्जिन इतना स्टेबल है क्यों, इसमें मार्जिन में फ्लक्चुएशन क्यों नहीं है। रीज़न इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बिजनेस को सेल कर रहा है, ये कस्टमर्स को, जैसे रिटेल को सेल नहीं कर रहा है, ये बिजनेसेस को सेल कर रहा है। एंड ये उन बिजनेसेस को सेल कर रहा है जिस बिजनेस में अभी ग्रोथ अच्छा है, ठीक है। तो ये एक बहुत परफेक्ट प्रॉक्सी प्लेयर है जो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है। एंड ग्रोथ थोड़ा कम है अगर हम देखें तो, बट ठीक है, जब ऑटो सेक्टर, ओवरऑल ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा करेगा तो फिर ये भी बहुत अच्छा करने लगेगा। इसका अगर चार्ट हम देखें, बहुत अच्छा अच्छे स्टॉक्स आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। चार्ट थोड़ा सा फॉल किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, बट इसका चार्ट रैली भी बहुत किया है, ठीक है। थोड़ा सा ये रैली बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो हम लोग इसमें चैनल एंड ऑल बना लेते हैं। 1200 से मतलब 50% गिर चुका है, ठीक है। इस चैनल के अंदर आ जाता है तो फिर ही वापस से एंट्री करने लायक हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल के अंदर आ जाता है ना तो वापस से एंट्री करने लायक हो जाएगा, उससे पहले हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बट स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, राइट, इस रेंज से भी घूम सकता है। तो जहाँ पे भी एक वीकली कैंडल में रिवर्सल दिखे उसमें हम लोग देख सकते हैं, प्लस इस चैनल के अंदर आ जाए तो और अच्छा होगा, प्लस एक छोटा सा सेक्टर रोटेशन का ब्रेकआउट हमको दिख जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे सेक्टर रोटेशन का भी ब्रेकआउट आपको दिख जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तब आप समझिए कि वापस इसका रैली स्टार्ट हो गया और वहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं, परफेक्ट होगा फिर। बट स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें, हाँ, इसमें वेबसाइट हम आपको दिखाने वाले थे, वेबसाइट में लिखा होगा अभी तक कितने लोगों के साथ काम कर चुका है। देखिए सीड्स बनाता है, बहुत अच्छा काम है। अब इसमें आप देखिए कि कंपटीशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मदरसन सुमी, इसके कॉम्पिटिटर्स थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इस स्पेसिफिक, मतलब ये सीट बनाने और ये वाले काम में क्या बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। इसका सबसे सही तरीका है देखने का, यहाँ पे हम लोग आए और हम लोग सर्च कर लिए तिजोरी फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे मार्केट शेयर बता देगा कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। उससे हमको पता चल जाएगा कि ये कंपनी का मतलब प्रॉक्सी में क्या ये मार्केट लीडर है या नहीं। मार्केट लीडर नहीं होगा ना तो फिर ग्रोथ उतना बेस्ट नहीं आएगा, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ, ये 10-12% में ही ग्रोथ करता रह जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब बुरा नहीं है कंपनी, बट ये इसका ग्रोथ उतना नहीं बढ़ पाएगा अगर ये लीडर नहीं बन पाएगा, तो मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो मार्केट शेयर अगर हम देखें, कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिखता था, नहीं दिख रहा। एक बार चेक करके आप लोग बताइएगा इसका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। उसे इसके क्या ग्रोथ होगा वो पता चल जाएगा। चलिए तो हम लोग कस्टमर्स देखते हैं। कस्टमर्स है मारुति सुजुकी, भारत सीट, टोयो सीट्स, बेलसोनिका कम है। अभी रिसेंटली टोयोटा का जो है वो तो उनके साथ हुआ ही है, ठीक है, बढ़िया है। अब ये प्रॉक्सी है, ठीक है। हाँ इम्पोर्टेंट है, FIDS भी इम्पोर्टेंट है, छोटे कंपनीज में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े कंपनीज में ज़्यादा मतलब FIDI नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, बट है और बेच रहे हैं ये नहीं चलेगा, ठीक है, समझ गए। अब एक चीज़ बताइए, ये प्रॉक्सी प्लेयर है ये तो समझ में आ गया, इसके पास क्या मोट है किसी चीज़ का, ये पढ़ना पड़ेगा हमको। बट ओवरऑल अगर हम मोटा मोटी अगर देखें, इनके प्रोडक्ट्स को देख के आप अगर बोल सकें इनके पास मोट है कुछ,
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी की वजह से हम लोग सेलेक्ट किए हैं अभी कि हाँ प्रॉक्सी प्लेयर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट मोट है क्या, ये जो सीट है क्या, ये सीट बनाना क्या इतना टफ है, ये जो टू व्हीलर का सीट कवर है क्या इसको बनाना इतना टफ है, ये जो हैंडल है उसको बनाना इतना टफ है, इसको चेक कीजिएगा, टफ ये नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसके पास मोट नहीं है। एंड किसी भी कंपनी के पास मोट जब नहीं होता है तो क्या होता है बताइए, मोट जब किसी कंपनी के पास ग्रोथ में इशू, क्या होता है, ग्रोथ में इशू होगा। लाइक कॉम्पिट बड़ा प्लेयर आराम से इसको मतलब कर सकता है इसको। हाँ मतलब मार्केट शेयर इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, सिंपल कहने का यस। मतलब अगर इसके पास मोट नहीं है तो मार्केट शेयर ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, और मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाएगा तो सिर्फ प्रॉक्सी के वजह से इसमें उतना हमको रिजल्ट नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक नेगेटिव पार्ट भी डिस्कस कर लिए। अब किसी जैसे एसआरएम में हमको कोई नेगेटिव दिखाया नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोग परफेक्ट बोल दिए। इसमें पॉजिटिव दिखा प्रॉक्सी, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, बट ग्रोथ इसका कम है, ग्रोथ कम हुआ है तो फिर थोड़ा सा शक हुआ है कि ग्रोथ कम क्यों है भाई। तो ग्रोथ फिर देखे हैं कि इसमें ये कॉम्पिटिटर्स कौन सा है, तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। एंड इनका प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स इतने मोट वाले नहीं हैं। तो ये जो कम ग्रोथ का रीज़न है ना, वो यही हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट्स में कोई एडवांटेज नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट्स कोई भी बना सकता है। एंड जब कोई भी बना सकता है तो इनसे हो सकता है कि जो सुजुकी एंड जो बाई कर रहे हैं वो दूसरे से बाई करने लगे, एंड उससे क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट कम होने लगेगा, सेल्स कम होने लगेगा, प्रॉफिट कम होने लगेगा, और फिर प्राइस गिरने लगेगा। तो यही होता है। प्रॉक्सी के साथ एक मोड भी होना चाहिए, लीडर भी होना चाहिए कंपनी, ठीक है, मार्केट लीडर होना चाहिए। तो इसमें एक नेगेटिव हम लोग डिस्कस कर लिए, एक पॉजिटिव डिस्कस कर लिए। इसका ये जो कंडीशन है वो वैलिड रहेगा, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग फिर भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो फिर इसका मतलब है कि हाँ इसका ग्रोथ बढ़ने वाला है एंड ऑल, तो वो सब सही चीज़ है। बट इसको हम लोग फिर सेक्टर रोटेशन में लेके चलेंगे, मल्टी बैगर में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मोट नहीं है। समझ गए? यस सर। चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम लोग देख लिए, और एक दो हो तो पूछ लीजिए। मार्जिन इंक्रीज करने में प्रॉब्लम होगा, हाँ मतलब देखिए क्या है, मोट अगर नहीं है ना तो फिर हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। मतलब आपका अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो फिर आप टिक नहीं पाएंगे, कैसे भी कभी ना कभी आप निकल जाएंगे, ठीक है। पूछिए नीरज जी। सर एक वही एक स्टॉक मेरा स्विगी के ऊपर थोड़ा सा अपना असेसमेंट एक बार क्या कर दीजिएगा। स्विगी स्विगी सर। क्या फिर से बताइए। सर स्विगी स्विगी स्टॉक है सर, स्विगी पे एक बार जरा उस पे अपना एनालिसिस कर दीजिएगा सर। स्पेलिंग? स्विगी SWIGGY। अच्छा स्विगी। सर सर सर। अच्छा स्विगी तो अभी लॉस में ही है। लॉस वालों में क्या है ना कि लॉस वालों में ज़्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। लॉस अगर घट रहा है तो फिर कुछ पॉजिटिव दिख सकता है, बट लॉस ये बढ़ ही रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये लॉस घटना हाँ यस चाहिए, सर। ठीक है। सर सर सर। रिसेंटली अगर हम देखें तो अगेन ये लॉस बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, एक्सपेक्टेड भी है कि लॉस बढ़ेगा ही, तो फिर इसमें अभी इंटरेस्ट हमको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। जोमेटो भी भागना तभी स्टार्ट हुआ था जब लॉस उसका कम होने लगा था। यहाँ पे जब 2 करोड़ का प्रॉफिट आया था ना, तो हम लोग हाँ एग्जैक्टली यस सर यस। जून 2023 के क्लास में बैठ के इसके बारे में बात किए थे कि 2 करोड़ का इसमें सर प्रॉफिट आया, मतलब ये बहुत पॉजिटिव है। एक लॉस मेकिंग मतलब कंपनी के लॉस लिए दो मेकिंग करोड़ से का वो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। प्रॉफिट मेकिंग में आ गई सर। बिल्कुल। तो ये एक टर्न अराउंड वाला कंपनी है, तो हम लोग जून 2023 में हम लोग बैठ के क्लास में डिस्कस किए थे, एंड वहीं से ये भागना स्टार्ट राइट। हुआ। तो स्विगी में तब तक रैली नहीं आएगा जब तक ये सेम चीज़ उसमें रिपीट नहीं होता, ठीक है, हाँ कि क्योंकि लॉस से जब तक प्रॉफिट में ना आ जाए सर। हाँ क्वार्टर सेम मतलब दोनों का जो कंपनी का जो सेक्टर है, दोनों कंपनी तो एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं। तो ये जब
कॉस्ट टू कॉस्ट आया तब रैली स्टार्ट हुआ, तो फिर उसमें भी उतने से ही रैली स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होने वाला है। तो इसी रीजन से उसके पहले फिर उसमें देखने की जरूरत नहीं है, वो लोअर लो बनाते जाएगा। अगर उसका लॉस कम नहीं होगा ना तो लोअर लो बनाते जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमको लग रहा हो यहाँ से कि बॉटम बन गया, बट ये लोअर लो बनाते चल जाएगा और हम लोग इसमें फंसे रह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से तुरंत ब्रेक करेगा, फिर इस तरीके से लोअर लो बनाते चल जाएगा। फंडामेंटल देखने से यही थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा, जैसे ये बाउंस आया था ना, ये बाउंस जैसे हमारा जो टेक्निकल क्राइटेरियाज है उसको वो मीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो सेटिस्फाई होंगे ना। जैसे ये बाउंस आया, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छा डाइवर्जेंस है, राइट। हाँ हाँ, ये सर, ये सर दिख तो रहा है अब ये डाइवर्जेंस की वजह से बाउंस तो आएगा ही, ठीक है, सर। बट फिर ये वापस से नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये सेम पैटर्न बनेगा एकदम एज राइट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ऊपर आएगा फिर वापस नीचे। अब जब ये इस लो को ब्रेक कर देगा ना और वहाँ से लॉस कम होने लगे, वहाँ से फिर परफेक्ट बॉटम का चांस बनेगा। एंड एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा ना, तो आप समझिए कि स्विगी लॉस से बाहर निकल गया, सिंपल, एंड वो रैली देगा। अच्छा सबसे सर, सिंपल तरीका, क्योंकि यही होगा सर, एक्चुअल में। यहाँ से ये लोअर लो बनाएगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट करेगा, ये वो करेगा, फिर धीरे धीरे लॉस जो है वो खत्म होते होते पॉजिटिव में आएगा और ये ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है। और वहाँ से राइट प्राइस का भी ब्रेकआउट हो गया, प्रॉफिट का भी ब्रेकआउट हो गया, वहाँ से रैली स्टार्ट हो जाएगा। फिर जे कर्व बनाएगा। जे कर्व क्या होता है, कोई भी स्टॉक जे कर्व बनाता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था नीचे जाता है और फिर बहुत बड़ा रैली देता है, तो उस तरीके से जे कर्व ये भी बना देगा, ठीक है। सर।